हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में। यानी रेस्पायरेशन की क्या प्रक्रिया होती है, जिसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। क्या क्रियाविधि ऑफ रेस्पायरेशन यानी श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस प्रकार से इंटर करती है और CO2 किस प्रकार से शरीर से बाहर निकलती है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसे अपन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिससे हमारे शरीर से CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, तो उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस 2 चरणों में पूर्ण होती है, या रेस्पायरेशन की जो क्रियाविधि है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहले आती है इंस्पायरेशन, दूसरी होती है एक्सपायरेशन, यानी अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन। पहले बात करते हैं अपन इंस्पायरेशन के बारे में, जिसे अपन अंतःश्वसन कहते हैं। बाहरी वायुमंडल से वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना इंस्पायरेशन कहलाता है, या बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। यह एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी यह एक एक्टिव प्रक्रिया होती है जिसकी अवधि लगभग 2 सेकंड की होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य को ऊर्जा खर्च होती है। यानी इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन होती है ना, वायु को मनुष्य ग्रहण करता है, तो उसमें मनुष्य को ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। तो यह एक एक्टिव प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य की ऊर्जा की हानि होती है। बल्कि एक्सपायरेशन की प्रक्रिया क्या होती है? एक पेसिव प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, जिसके बारे में अभी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह एक एक्टिव प्रोसेस होती है, क्या? इंस्पायरेशन, जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। अपन ने बताया भी एक्टिव प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लंग्स में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन की प्रोसेस में, यानी जो इसकी क्रियाविधि है, तो किस प्रकार से होती है? तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, या अपन इंटरकोस्टल मसल्स भी बोल सकते हैं, परंतु इसमें क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होती है। तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी संकुचन होता है, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। जो डायफ्राम रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो फैल जाता है, यानी फैल जाता है, नीचे की तरफ फैल जाता है, जिससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम फैल गया तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। तो लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाता है, यानी जो थोरेसिक कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो लंग्स भी क्या होएंगे? फैल जाएंगे। लंग्स फैल जाएंगे तो उसमें क्या होएगा, जो एयर रहेगी यानी वायु रहेगी, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एनवायरनमेंट से वायु लंग्स में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक बार देखते हैं। इंस्पायरेशन की प्रोसेस में इंटरकोस्टल्स मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिससे थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एनवायरनमेंट से वायु लंग्स में प्रवेश कर जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपायरेशन के बारे में। एक्सपायरेशन के बारे में, जैसे अपन हिंदी में बहिर्श्वसन कहते हैं। तो लंग्स से वायु का ट्रेकिया से होते हुए बाहर निकलना बहिर्श्वसन या एक्सपायरेशन कहलाता है। यह एक निष्क्रिय प्रोसेस है, यह निष्क्रिय प्रक्रिया होती है जिसकी अवधि लगभग 3 सेकंड की होती है। अब ये निष्क्रिय प्रोसेस यानी पैसिव प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो जो CO2 बाहर निकलती है उसमें बॉडी की किसी प्रकार की एनर्जी व्यर्थ नहीं होती है, यानी एनर्जी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यह क्या होती है? निष्क्रिय प्रोसेस होती है, जिसकी अवधि 3 सेकंड होती है, जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। यानी जो CO2 बाहर निकलती है तो उसमें 3 सेकंड का समय लगता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सपायरेशन की प्रोसेस के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के रिलैक्स होने से थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है। यानी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और डायफ्राम होते हैं वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में होते हैं, शिथिल होने की कंडीशन में होते हैं, जिससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है, जिससे लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ जाता है। अब जो ये दोनों इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होते हैं रिलैक्सेशन की कंडीशन में होते हैं, तो लंग्स भी क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, जो एयर का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वायु CO2 या CO2 लंग्स से बाहर निकल जाती है।
यानी जो CO2 होती है लंग्स में वो बाहर निकल जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन की प्रोसेस बोला जाता है।